Hello students, once again welcome of all of you in LKS केमिस्ट्री क्लास। आज अपन सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैं यूट्यूब पर नया हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। यदि कुछ भी आपको ऐसा लगे जो मेरे लिए हेल्पफुल है कि मैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ, ऐसे कितनी आपको आवाज़ क्लियर है या नहीं है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर है या नहीं है, तो कोई भी टाइप की सजेशंस यदि आप देना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो देखिए कल प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड्स के बारे में। आपको पता है कि हमारे जो सिलेबस है उसमें अमorphous सॉलिड्स नहीं है, केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। जो आईआईटी में मेन चीज़ें पूछी जाती हैं, जहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अपना कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। उससे पहले मतलब कुछ बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, तो वो पढ़ लेते हैं अपन बहुत जल्दी जल्दी उसको फिनिश कर लेते हैं। उसको खास कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, तो उसको जल्दी खत्म करता हूँ। उसके बाद में हम अपना जो मेन जो पोर्शन है सॉलिड स्टेट का वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपन को पढ़ने हैं। तो लेट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेसिकली चार टाइप के होते हैं, जिनमें पहला है मेटलिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड। दूसरा है बच्चा इसमें आयनिक सॉलिड। थर्ड पोर्शन है इसमें कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके बारे में मैं आपको बेसिक सी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो कि एनसीईआरटी वगैरह में दे रखी है। एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज की मेन आईआईटी मेंस में कभी कभार से कुछ चीज आ जाए तो अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4-5 पॉइंट लिखता हूँ। तो पहले तो अपन बात करेंगे इसमें कंस्टेंट पार्टिकल्स की। पहला पॉइंट जो होगा इसमें कंस्टेंट पार्टिकल। कंस्टेंट पार्टिकल के बारे में आपको कल बता चुका हूँ कि जिससे भी सॉलिड बनता है, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो चाहे अमorphous सॉलिड हो, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको अपन क्रिस्टलाइन कंस्टेंट पार्टिकल बोल देंगे। किससे, जैसे आयरन की रॉड है तो आयरन का जो एटम है Fe एटम, वो उसका कंस्टेंट पार्टिकल हो गया। आइस है तो वाटर H2O, उसमें एक H2O मॉलिक्यूल हुआ वो उसका कंस्टेंट पार्टिकल हो गया। जैसे फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है तो P4 जो मॉलिक्यूल होगा वो उसका कंस्टेंट पार्टिकल होगा। इज दैट क्लियर? तो इन सब में कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? तो देखो कंस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर मैं बात करूँ, मेटलिक सॉलिड में जो कंस्टेंट पार्टिकल होंगे वो मेटल आयन होता है, नहीं कि मेटल एटम। मेटल आयन डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली देखो कोई भी जो मेटल आप लेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि वो एटॉमिक फॉर्म में होता है। वो आयनिक फॉर्म, मतलब मेटल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के आसपास होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मेटलिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में होते हैं। जैसे अपने घरों में वायरिंग हो रखी होती है, स्विच ऑन किया, फैन चालू, मशीन है सर, उस स्टाइल से। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हुई, और करंट मेटलिक वायर में जो फ्लो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यदि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाती और फैन चालू नहीं हो पाता। तो जो भी कोई मेटल्स होते हैं उनमें कंस्टेंट पार्टिकल्स मेटल आयंस होते हैं। इसको आप अंडरलाइन रखें, ध्यान रखें। मेटल एटम्स नहीं होते, मेटल आयंस होते हैं, डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन उनके आसपास होते हैं। ठीक है, इसमें आयनिक सॉलिड्स में नाम से क्लियर है, आयनिक सॉलिड, तो कंस्टेंट पार्टिकल्स में होंगे आयंस। आयंस में दोनों हो गए, बोथ केटायंस एंड एनायंस, केटायन एंड एनायंस। ओके, इसमें जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो आयन हो गए अपने। अच्छा भाई, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब कोवलेंट सॉलिड में जो ये नेटवर्क सॉलिड में जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स होते हैं, एटम्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट मैं इसमें लिखना चाहूंगा, कंस्टेंट पार्टिकल्स हो गया अपना। अब देखो कौन से फोर्सेस इनको
इनके बीच में एक्ट करते हैं, what type of forces are acting between these different type of solids, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो इसमें आप फोर्सेस के भी यहाँ पर कह सकते हो कि इसमें मेटलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटलिक बॉन्ड कह सकते हो, और वी कैन से कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन देम। अब कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं हमको जानना है। तो देखो ये कोहेसिव फोर्स से ही जो मेटल्स हैं, मेटलिक सॉलिड्स हैं, उनकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, उनकी मेल्टिंग पॉइंट एसेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या है मैं बताता हूँ। देखो जैसे लेट्स से आपने लिया लिथियम, ये लिथियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम है। तो अब लिथियम जो होगा, इसकी एक रॉड ले ली आपने, कोई प्लेट ले ली, कुछ भी कोई एक पार्ट ले लिया, तो उसमें लिथियम एज इट इज एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगा, तो उसमें कैसा होगा, लिथियम Li+ की फॉर्म होगा, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया और ये Li+ आयन लिख दिया। अब ऐसे दूसरा Li+ लिथियम भी होगा, वो भी Li+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। ऐसे काफी सारे Li+ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बट मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक ही और लिथियम आयंस इतनी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने लिथियम आयंस भी होंगे, बिकॉज एक लिथियम एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और लिथियम आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन इस टाइप से, देखो ये अट्रैक्शन होगा, ये जो अट्रैक्शन होगा ये कोहेसिव फोर्स कहलाएंगे। कोहेसिव फोर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अट्रैक्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयंस, ठीक है। अब देखो, अब Mg में क्या है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर Mg+2 आयंस इसको सराउंडेड करके रखेंगे। Mg+2 आयंस ऐसे, Mg+2, Mg+2। अब देखिए यहां जो फोर्स होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और चार्ज +2 है। आपने 12th स्टार्ट हो चुकी है तो इलेक्ट्रोस्टेट तो स्टार्ट हो चुकी होगी, आपने पढ़ा होगा कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है F = K(Q1Q2)R² होता है, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, +2 है, यहाँ पर +1 ही चार्ज था, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ज्यादा है तो इसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये वाला जो सेगमेंट है, मैग्नीशियम में कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू हाई होगी। ऐसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें और ज्यादा हाई होगी। तो आई थिंक आपको कोहेसिव फोर्सेस के बारे में पता लगा होगा कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। मेरे को ये रफ करने की जरूरत पड़ेगी, आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो अब देखिए इसके बाद में बताऊँ आपको, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हार्डनेस के बारे में बताऊं आपको मैं कि जो ये मेटलिक सॉलिड होंगे, थर्ड पॉइंट ले देता हूं मैं, हार्डनेस। हार्डनेस की मैं बात करूं तो ये सॉफ्ट टू हार्ड होते हैं, सॉफ्ट टू हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट टू हार्ड ऐसा क्यों भाई, अभी भी बताया कोहेसिव फोर्सेस। आपको पता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स पहले ही ग्रुप में प्रेजेंट है, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो पर्टिकुलर पीरियड में जैसे मान लो सेकंड पीरियड ले लिया, थर्ड पीरियड ले लिया, पर्टिकुलर पीरियड में जो कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू होगी वो अल्कली मेटल्स के लिए मिनिमम होगी। मींस जो रिमेनिंग मेटल्स आएंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसमें अल्कली मेटल्स जो होंगे वो सबसे सॉफ्ट होंगे। आपको पता है ना, आप जानते होंगे सोडियम को अपन कट कर सकते हैं ब्लेड से, पोटेशियम भी काफी ऐसा होता है। इवन आपको पता है सीजियम के बारे में, सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मीन्स अभी गर्मी चल रही है, समर डेज चल रहे हैं, तो आउटर मोस्ट जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में सीजियम लिक्विड मिलेगा अपन को, फिलहाल सॉलिड नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे सर हमने तो पीरियोडिक टेबल में सीजियम को सॉलिड पढ़ा है। वो सॉलिड आपने इसलिए पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर डिफाइन की जाती है। अब एक्चुअली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे ज्यादा है, इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, ठीक है। तो हम सीजियम को एज सॉलिड कंसीडर करते हैं, बट समर डेज में ये क्या होता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। तो हार्डनेस की बात करूँ तो ये सॉफ्ट टू हार्ड होते हैं, और जब ये सॉफ्ट टू हार्ड हैं तो एग्जांपल जैसे सीजियम लिख लिया आपने, सोडियम लिख लिया, ये सॉफ्ट होते हैं। हार्ड का एग्जांपल आप जैसे
Fe लिख सकते हो, Au लिख सकते हो, एसेट्रा। ठीक है, अब इनके अपन बात करते हैं बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की। अब चूंकि सॉफ्ट टू हार्ड हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा, लो टू हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स लो टू हाई, लो टू हाई में बताऊं, जैसे सीजियम का एग्जांपल लिख ही चुका हूं कि सीजियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है बट नियर अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखो मेटल, सीजियम भी मेटल है और आयरन भी मेटल है, बट इन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस देखो। एक तो रूम टेम्परेचर मतलब समर डेज में लिक्विड हो जाता है, और एक Fe को पिघलाने के लिए देखो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट करना होता है। तो ये जो सॉफ्ट और हार्ड का जो इसका नेचर है वो कोएसिव फोर्सेस से डिफाइन किया जाता है। तो मैं पहले मेटेलिक सॉलिड को फिर खत्म कर देता हूँ, तो ये पॉइंट्स आप लिख लें। नेक्स्ट में इसमें बताऊँ, एक लास्ट पॉइंट लिखना है मेरे को, और इसी एग्जाम्पल से फिर आप इसे लिख लेंगे। मैं इसे इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए लास्ट में इसमें एक पॉइंट लिख देते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in solid as well as molten state। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी कर लो आप, एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। आपको पता है जितनी भी वायरिंग होती है अपने आसपास, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए या यूज़ करने के लिए, उन सब में मेटलिक वायरिंग ही होती है। तो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं एज वेल एज लिक्विड स्टेट में भी काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। जैसे मरकरी है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, करंट को काफ़ी अच्छे से फ्लो करता है। एग्जाम्पल्स में तो इसमें ज़्यादा आपको बताने नहीं है, आपको खूब एग्जाम्पल्स पता है। एग्जाम्पल्स सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, कुछ भी लिख सकते हो आप, आयरन, Ag एसेट्रा, Au, Pt एसेट्रा। मीन्स आपको ये जरूर जानना है कि जितने सारे मेटल्स है सारे के सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइजेज होते हैं, अमorphous में नहीं जाते, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, अब मैं आता हूँ आयनिक सॉलिड्स में। तो आयनिक सॉलिड्स में पहला पॉइंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपने जान लिया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, और आयंस में कौन कौन से कीटायन और एनायन। जैसे मान लो NaCl है एग्जाम्पल के फॉर्म पे, अब NaCl में Na प्लस कीटायन है और Cl माइनस एनायन है। तो ये इसमें Na प्लस और Cl माइनस बोथ आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर आयनिक सॉलिड्स। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो फोर्स के बारे में। तो फोर्स कौन सा लगेगा बेटा इसमें, क्योंकि ये आयंस हैं, इन पे प्रॉपर चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं अपन, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज इनकी साइज पता है ना आपको, एंगस्ट्रॉम में होती है, रेडियस बहुत ही छोटे, एक पर्टिकुलर आयन की बात करूं तो बहुत ही छोटे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। थर्ड में बात करूं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, आपको पता है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स बेटा। न्यूक्लियर फोर्स के बाद में आता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें वर्क कर रहा है। तो ये काफी हार्ड होते हैं, जनरली दे आर हार्ड। और आपने देखा होगा बेटा मेटल तो फिर भी लिक्विड में मिल जाता है, जैसे मरकरी लिक्विड में मिल गया, लेकिन आपने जितने भी आयनिक कंपाउंड है NaCl, NaBr, K2Cr2O7, BaSO4, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एसेट्रा एसेट्रा, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो सब सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे मोस्टली। सॉलिड फॉर्म में मिलने का रीजन क्या है कि उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। हार्ड होते हैं, जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो पता ही, जब जितने ज्यादा हार्ड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। अब फिफ्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, बट एक्वस और मोल्टन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, तो इस बात को लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से इरेज करना पड़ेगा मैं इरेज कर रहा हूँ उसको, आप पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है,
ये मैंने इरेज कर दिया इसको। इसमें नेक्स्ट पॉइंट था अपना कि दे आर वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट but they are good conductor in molten form और aqueous form। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। तो देखो भाई, करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टर्स में, कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो मेटलिक कंडक्टर जो अपने घरों में है, एक होता है जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको आयनिक कंडक्टर कह सकते हैं उसको। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है बेटा, एक तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसको अपन मेटलिक कंडक्टर कहेंगे, जो वायर्स वगैरह होते हैं। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीजन होता है आयंस। फ्लो ऑफ आयंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब जब सॉलिड स्टेट में होगा, जैसे लाइट से आपने ये NaCl सॉलिड ले लिया है, Na प्लस और Cl माइनस, ये इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड ले रखी है, और आपने यहाँ पर कोई बैटरी लगा दी है, ऐसे कोई बैटरी लगा दी है आपने इधर। तो देखो चूंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको बांध के रख रखा है इसने, तो ये इन आयनों को फ्लो नहीं होने देगा। द आयंस आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री फ्लो, मतलब फ्री फ्लो नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। यदि हम इस लैटिस को तोड़ दें, इनको दूर कर दें, कल बताया था ना लिक्विड्स में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, यदि इसको मोल्टन फॉर्म में ले आए या इसको पानी डिजोल्व करते हैं ताकि आयंस सेपरेट हो जाएं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लगे, तब ये आयंस फ्री रहेंगे और ये मतलब अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकते हैं। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक वो मतलब कोई कंटेनर ले लिया, यहाँ पर आपने एनोड लगा दिया प्लस वाला, और यहाँ आपने कैथोड लगा दिया, और अब यहाँ पर आपने NaCl रख दिया ऐसे सॉलिड फेज में। तो ऐसा नहीं है कि Cl माइनस यहाँ चला जाएगा ना, नहीं जाएगा। अब आपको सर क्यों नहीं जाएगा, पोटेंशियल बढ़ाते जाओ बेटा, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो हाई पोटेंशियल पर पहले ये मेल्ट होगा, मेल्ट होकर के फिर ये मूव करेगा, बट सॉलिड फेज में मूव नहीं करेगा। तो कोई आयंस का फ्लो ही नहीं हुआ, तो आयंस का फ्लो ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसमें से नहीं हो सकती। तो सॉलिड फेज में से कोई भी सॉलिड, जैसे आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं, बट एक्वस फेज में, मोल्टन फेज में आयंस दूर हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर लेते हैं। इसके भी एग्जांपल्स, काफी सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ते हैं बचपन से, तो ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एसेट्रा, बस बहुत है, सफिशिएंट। अब आता है नेक्स्ट कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, एटम्स, बट दे कनेक्ट टू large number of other atoms and form giant और नेटवर्क सॉलिड। बेटा ये जायंट नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं, काफी, ऐसा नहीं कि दो चार जुड़ गए, हजारों लाखों करोड़ों एटम्स एक पर्टिकुलर पैटर्न से जुड़ते हुए चले जाते हैं। और इनके बारे में खास बात क्या है, दे आर हार्डेस्ट कंपाउंड नॉन, दे आर हार्डेस्ट, दे आर द हार्डेस्ट कंपाउंड नॉन। मेल्टिंग पॉइंट्स इनके काफी हाई होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे और बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। देयर हार्डेस्ट कंपाउंड नॉन, इसमें एक एक्सेप्शन जरूर उसको लिख लेंगे, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ए सिंगल एक्सेप्शन, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट पेंसिल अपन यूज करते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इसमें भी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट ही। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। इवन ग्रेफाइट के अपन इलेक्ट्रोड्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन आगे पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों को। अब मैं आपको बताऊं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, देखो इसके बारे में कि दे आर हार्डेस्ट कंपाउंड नोन। कितने हार्ड होते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले यहाँ से। देखो इसके एग्जांपल्स में जैसे आएगा आप इसको लिख लेंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ पूरे को एक बार। मॉलिक्यूलर सॉलिड को मैं अलग से बता दूंगा, पॉज करके वीडियो लिख लेंगे, ठीक है। ये कितने हार्ड होते हैं उसको देखें आप। ऐसे एग्जांपल्स पहले लिख देता हूं उसके, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ये एग्जांपल्स आपको कोवेलेंट सॉलिड में, नेटवर्क सॉलिड में नोट करने हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है इसका डायमंड, सिलिकेट से ले लो, क्वार्ट्ज ले लो, ग्रेफाइट ले लो। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, बस इसका ध्यान रखना, एटसेट्रा। देखो डायमंड इतना हार्ड होता है, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल कंपाउंड नोन है डायमंड। जैसे मान लो आपकी ट्रेन है, ये ट्रेन है लेट से, इसके ये व्हील्स लगे हुए हैं ऐसे, ये इस पटरी पे भाग रही है, ये पटरी है, ये ट्रेन है। अब हम किसी तरह से, जैसे डायमंड का काफी कट होते हैं, एक कॉन वाला जो कट आता है ये काफी कॉस्टली भी होता है, ये इस वाले पोर्शन को भी कनेक्ट करते हैं इससे, किसी तरह से इसको हिंज कर दें ताकि गिरे ना। और जो बील होता है, जैसे मान लो ये बील है, ट्रेन ऐसे जा रही है, बील ऐसे चलेगा, तो उस बील पर हम कहीं उसको डायमंड को सेट कर दें, बड़ा सा डायमंड ले उसके न्यूक्लियर पार्ट को सेट करते हैं, हिंज करते हैं उसको किसी चीज से। तो बेटा जैसे ही ट्रेन मूव होगी ना, ये डायमंड इतना हार्ड कंपाउंड होता है कि इस ट्रेन की बील को ही काट के अलग कर देगा, काट देगा इसको, इस पर कुछ नहीं होगा यदि रियल डायमंड है तो। पता है ये इतने हार्ड होते हैं, इन पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आती। जब भी आप कभी डायमंड लेने जाओ तो ये भी यही तरीका है डायमंड को चेक करने का, वो ओरिजिनल है या नहीं है। जब भी आप कोई डायमंड लेने जाओ और आपसे कोई जो सेलर है वो कहे कि ये प्योर डायमंड है, तो आप उससे उसको लो और कोई भी रफ सरफेस को उसको ऐसे रब करो, और रब करने के बाद जो देखते हैं ना वो लेंस से उससे देखो कोई इसके ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं है। यदि स्क्रैच नहीं है तो वो प्योर डायमंड, यदि स्क्रैच आती है तो वो डायमंड प्योर नहीं है। आपको पता है जो जौहरी लोग जो होते हैं वो डायमंड देखते हैं ना उस लेंस से, उसकी स्क्रैचेस को ही देखते हैं बस। यदि वो स्क्रैच फ्री है, स्क्रैच रब कर लिया आपने, स्क्रैच फ्री है तो प्योर डायमंड। इतना हार्ड कंपाउंड होता है कि मतलब ट्रेन के व्हील को कट कर सकता है। इवन डायमंड जो रॉ डायमंड जो होता है वो टूल कटर के रूप में भी यूज लिया जाता है, और कोई भी जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनको काटने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? अब एग्जांपल्स लिख दिए, लास्ट में मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसको करा दूं आपको मैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें कंस्ट्रेंट पार्टिकल होगा, वो मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिग वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। बिग वंडरवाल फोर्सेस। यदि हार्डनेस की बात करो तो दे आर वेरी सॉफ्ट। और यदि हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल्स जैसे आपको पता है H2O सॉलिड, आइस जिसे कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, सॉफ्ट होती है बट सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बिग वंडरवाल फोर्सेस होते हैं इनके बीच में। जैसे CO2 सॉलिड, ड्राई आइस कहते हैं, आपको पता हो तो। ड्राई आइस पता है नाम क्यों दिया गया इसका? यदि आप आइस के टुकड़े को, आइस के पीस को रूम में रखोगे, फर्श पे रख दोगे, तो ये सॉलिड से लिक्विड में आता है, तो ये फर्श को गीला कर देता है, वेट गीला हो जाएगा। लेकिन जो CO2 है, यदि सॉलिड CO2 आपने ले रखी है और फर्श पर आपने रख दी, तो CO2 से लिक्विड नहीं आता, डायरेक्टली CO2 गैस में जाता है। क्योंकि
रूम टेम्परेचर पर CO2 गैस है, तो सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, वो सीधी गैस में जाएगा, तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे नहीं लगेगा कि फर्श गीला भी हुआ था, यहाँ पर कुछ रखा भी था अपन ने। लेट से आपने रूमाल पर CO2 सॉलिड रख दिया, ड्राई आइस रख दी, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो रूमाल बिल्कुल भीगेगा नहीं, गीला नहीं होगा बिल्कुल भी, वो ड्राई रहेगा पूरा। इसलिए इसको ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। P4 काफ़ी ऐसे सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, P4 फास्फोरस हो गया, I2 हो गया, एसेट्रा। These are 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। ये NCERT मेंशन है, कभी कोई इसकी प्रॉपर्टी यदि किसी एग्जाम में पूछे तो हम बता सकते हैं, वैसे कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको रेज कर देता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। देखो यहाँ से अपनी कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं जो अपने काम की हैं, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम देखो बच्चे, एक्चुअली आपको पता है कि एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स काफ़ी टाइनी होते हैं बेटा, बहुत ही स्मॉल होते हैं, अपन नेक्ड आई से उनको देख ही नहीं सकते। तो कोई भी जो सॉलिड बनेगा, या तो जैसे मेटलिक सॉलिड है तो मेटल आयंस उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यदि आयनिक सॉलिड है तो आयंस उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ऐसे ही कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, नेक्ड आई से इनको देख ही नहीं सकते। तो इनका अरेंजमेंट फिर कैसे करें भाई, कैसे ये अरेंज हुए होंगे, कैसे पता लगेगा कि इनका जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज है या नहीं, मीन्स क्रिस्टलाइन है या नहीं है, और यदि क्रिस्टलाइन भी है तो उसका अरेंजमेंट प्रॉपरली कैसा है, कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें बेटा। तो एक्चुअली इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो जाके इसकी स्टडी उस टाइम पे नहीं की गई थी। एक साइंटिस्ट थे और वो मैथमेटिशियन थे, द ग्रेट मैथमेटिशियन ब्रावियस। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने मैथ्स की बहुत ही एडवांस कैलकुलेशंस करके उनको रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में जांचा कि ठीक भी है या नहीं है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड पर फिर उन्होंने कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स हमको दिए, लेकिन जो देने वाले थे वो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रावियस। तो देखो ब्रावियस ने क्या किया, पहले अज्यूम कर लिया ये ऐसे कि भाई लेट से कोई भी जो सॉलिड होगा, 3D सॉलिड, वो ऐसे कुछ बना होगा। कैसे बना होगा, लेट से ये कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, और चूंकि मैं अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं तो ये फिक्स अरेंजमेंट में ही लिख रहा हूँ। जैसे देखो उनके बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। अब वहाँ पे ना इंची टेप से मेजर करने मतलब जाना कि सर आपने तो गलत लिख दिया, ये ऐसे एक फिक्स पैटर्न है और ऐसे एक फिक्स पैटर्न में यहाँ पे बना रहे। तो ऐसे थ्योरेटिकली ब्रावियस ने कुछ पॉइंट्स अज्यूम किए जिनमें कोई सॉलिड क्रिस्टलाइज हो सकता है। भाई इनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसे पेपर पेन लेके ऐसे कर लिया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करना जरूरी है। लेट्स से ये एक लेयर हो गई, जिस होती है ना एक फर्श या एक बेडशीट हो गई, इसके ऊपर दूसरी बेडशीट लगानी है, या एक कोई भी सरफेस है उसके ऊपर दूसरी तीसरी ऐसे लेयर्स चढ़ानी है अपन को, तो ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब देखो चूंकि बोर्ड क्या है आपके पास में 2D है, और सॉलिड्स क्या होते हैं, 3D होते हैं। भाई आपने देखा ना सॉलिड सारे लगभग 3D होते हैं। जैसे अपन भी सॉलिड, अपन भी क्या है 3D है। अपन लेट से 2D होते तो कैसे होते हैं, 2D मतलब जस्ट पेपर प्लेन, अपनी आंख नाक मुंह गाल वगैरह सब के सब एक ऑन पेपर ही होता। तो कितने बुरे लगते देख लो आप लोग। तो कोई भी सॉलिड है तो 3D सॉलिड है, तो 3D करने के लिए सेकंड लेयर रख रहा हूँ। अब सेकंड लेयर मैं इसके ऊपर रखूंगा। अब ये तो 2D है, तो ऊपर रखने के लिए मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ बीच में। लेट से इससे ऊपर है, ये सेकंड लेयर है इसका। ये जो रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ ये सेकंड लेयर है। ऐसे ब्रावियस ने कुछ पॉइंट्स बना लिए, ठीक है, इस टाइप से। अब ज्यादा आपको इंतजार नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि इसके कुछ पैटर्न अज्यूम किए। जैसे पैटर्न कैसे अज्यूम किया कि भाई ये 4 पॉइंट को मिला करके इन्होंने लेट से एक स्क्वायर टाइप से बना लिया। इन 4 पॉइंट को मिला करके इन्होंने ऐसे एक दूसरा स्क्वायर टाइप से बना लिया। लेट से स्क्वायर कह दो या फिर कुछ भी, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ये डायमेंशंस पर बेस्ड होगा। और इनको अपन मिला दें यहाँ से, तो मिला देंगे तो हमें क्यूब जैसा, मतलब कि क्यूबॉइड दिख रहा होगा एक तरह से। उसकी जो डायमेंशन है उससे पता लग जाएगा उनको।
तो देखो ऐसे उसने क्या किया कि ऐसे ये तो क्यूब जैसा मिला बिकॉज अपना स्क्वायर को लिया था। यदि आप ऐसे क्या कहते हैं इसको पैरेललोग्राम भी ले सकते हो, जैसे मान लो आपने ये दो पॉइंट ले लिए, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, ये हेक्सागन भी बन जाएगा, काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज को उन्होंने मैथ से देखा। तो देखो अब बता दूं पहले मैं इनके बारे में कि जो मैंने डॉट लिखे हैं बेटा, इनको कहेंगे अपन लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल सिस्टम के लिए दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन उनको लिख लेते हैं। तो जो ये है ये कहलाएगा लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स क्या है? दे आर पोजीशन ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस। मीन्स हम जब भी कंस्टेंट पार्टिकल्स पुट करेंगे तो इनके ऊपर ही पुट करेंगे। ठीक है, हालांकि उन्होंने पेपर पे बनाया था, मतलब ये पॉइंट्स ही बनाए इसलिए इसको लैटिस पॉइंट नाम दिया गया। लेकिन सॉलिड्स तो कोई होगा ना, जैसे मान लो I2 सॉलिड है तो भाई इन कंस्टेंट पार्टिकल्स पर क्या होंगे? I2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। यदि लेट से CO2 सॉलिड है तो इन लैटिस पॉइंट पर क्या हो जाएंगे? CO2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जो भी कंस्टेंट पार्टिकल इन लैटिस पॉइंट पर ही प्लेस होगा। तो लैटिस पॉइंट दे आर पोजीशन ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल इन स्पेस। ठीक है, अब ये पूरा जो सिस्टम है ये बना पूरा है, इसे कहेंगे अपन स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस को डिफाइन कर लेते हैं, पहला तो हो गया। दूसरा है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस इट इज collection of or array of लैटिस पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स को कलेक्टिवली अपन ने क्या बोल दिया? स्पेस लैटिस बोल दिया। लेट से कि छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, मतलब ऐसे जैसे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स रखते 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 मतलब पूरे एंटायर लैटिस बन गया, तो उसको अपन स्पेस लैटिस कहते हैं। अब थर्ड में जो है अपन को जिसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, केवल डिटेल में इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, हो सकता है अगला लेक्चर में अपन यहां तक पहुंचे, बट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये है यूनिट सेल। यूनिट सेल, और यूनिट सेल में भी 3D मतलब अपन किसी 3D सॉलिड की यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट of it is the smallest part of it is the smallest part of a crystalline solid in 3D which gives entire solid upon repetition। रिपीटिशन पर वो एंटायर सॉलिड देते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट होना चाहिए और 3D होना चाहिए। वो 3D में ही लेंगे बिकॉज जो सॉलिड है वो 3D है। लेट से आपने यूनिट सेल 2D ले ली, तो 2D को आप रिपीट कर रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लो आपने ये ले लिया आपने ऐसे, अब इसको आप इधर रिपीट करते चले जाओ तो 2D ही बनेगा। आप नहीं सर आप तो ऊपर रखो, ठीक है, आप इसके ऊपर रखते जाओ, ऐसे 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 ऊपर रखते जाओ, तो वो एक पर्टिकुलर एक ही लेयर, मतलब वो 2D होगी उसकी लेयर। ठीक है ना, तो 3D रखने के 3D करने के लिए अपन को 3D सॉलिड के लिए 3D यूनिट सेल चाहिए। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3D which gives entire solid upon repetition। और इसकी दूसरी बात और क्या है कि it should have all properties of solid। जैसे मान लो आपने आयरन का इतना बड़ा एक पीस ले लिया Fe, और ये आपने आयरन की यूनिट सेल ले ली कोई भी, अभी सॉलिड है ना, एंटायर सॉलिड, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ Fe इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ऑफ Fe। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ऑफ Fe, मतलब जो इस एंटायर क्रिस्टल की डेंसिटी है वही डेंसिटी किसकी होनी चाहिए? यूनिट सेल की होगी। ठीक है, लेट्स से और भी कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे जो मेल्टिंग पॉइंट एंटायर उसका होता है वही उस यूनिट सेल का, मतलब यदि स्मॉल लेवल ऑन करें तो उसको उतनी एनर्जी चाहिए होगी।
मैं यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करूं तो डेंसिटी तो इसलिए सेम होनी चाहिए उसकी, और भी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी जो सॉलिड की है, लेट्स से मान लो कोई सॉलिड जिस कलर का है तो वो उसी कलर की वो यूनिट सेल होगी, डेंसिटी हो गई, और भी मेरे को एट ए टाइम याद नहीं आ रहा, बता दूंगा, बट बहुत सारे फीचर्स जो सॉलिड के लिए होते हैं वो यूनिट सेल के लिए होते हैं, ठीक है। ये यूनिट सेल हो गया। अब एक पॉइंट देखो, अभी तक मैंने केवल डेफिनेशन लिखी है, अभी मैंने क्रिस्टल सिस्टम समझाया नहीं, ब्राविस ने क्या काम किया वो समझाया नहीं, बस ये तो डेफिनेशंस के लिए बना दिया है इतना सा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, देखो उसको अपन स्टार्ट करते हैं यहां पे कि फॉर 3D यूनिट सेल, for 3D unit cell we need 6 parameters to define it। अब 6 कैसे, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ ये क्यूबॉइड बना है, इसको ले लेता हूँ, यहाँ एक क्यूबॉइड बना देता हूँ आपके सामने, छोटा सा एक क्यूबॉइड, तो आपको पता भी लग जाएगा कि यस इसमें हमें 6 पैरामीटर्स चाहिए। देखो ये एज लेंथ ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई, तो ए बी सी ये 3 पैरामीटर तो ये हैं, और इनके बीच के एंगल्स अल्फा बीटा गामा, उनके बारे में आएंगे अपन अभी। तो देखिए फॉर 3D यूनिट सेल वी नीड 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर कौन कौन से, ए बी सी, ये एज लेंथ है, एंड अल्फा बीटा एंड गामा, ये डाइहाइड्रल एंगल्स है बेटा। डाइहाइड्रल एंगल्स आपने क्लास 11 में कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब देखते देखो मैं आपको बनाता हूं, मैं क्रिस्टल सिस्टम पे लेकर आऊंगा आपको, इस पॉइंट से हम क्रिस्टल सिस्टम पर शिफ्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें एक बार, मैं इसको क्रिस्टल सिस्टम पे शिफ्ट कर रहा हूं, आपको रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो देखिए जो ब्रावियस ने जो अरेंजमेंट किया है स्मॉलेस्ट पोर्शंस का, उसमें मैं ऐसे लिख देता हूं आपके सामने एक बार, ये वो स्मॉलेस्ट पोर्शन अपने देख लिया, ठीक है। अब इस स्मॉलेस्ट पोर्शन देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले एक्सिस को मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इस वाले को मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, और इस वाले को बोल दिया जेड एक्सिस, रेडी हो गया। यहां जो एज लेंथ है इसकी, ये वाली जो एक्स एक्सिस पर, इसको मैंने बोल दिया ए, यहां से यहां तक ए बोल दिया। ये जो है वाई एक्सिस पर, इसको बोल दिया बी, और यहां मैंने इसको बोल दिया सी। बेटा ए के जस्ट अपोजिट का जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, जैसे ए बी सी ये एक ऑर्डर है, ए बी सी, ऐसे अल्फा बीटा और गामा है, तो जो अल्फा जो एंगल होगा वो ए के जस्ट अपोजिट वाले फेसेस के बीच का होगा। देखो ए इधर है, तो ये बी और सी के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, अल्फा। तो ए के अपोजिट हो गया अल्फा, ऐसे बी के अपोजिट क्या हो गया बीटा, और सी के अपोजिट क्या हो गया गामा। तो ये 6 पैरामीटर्स आ गए, अल्फा बीटा गामा एंड ए बी और सी। इन पैरामीटर्स के बिहाफ पर ब्राविस ने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स दिए। कितने क्रिस्टल सिस्टम्स दिए, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो देखो पहले वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को मैं लिख देता हूं आपको 1 बाय 1। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है तो अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखना। जैसे पहला है क्यूबिक, पहले लिखता हूं, इधर लिखता हूं क्रिस्टल सिस्टम, इधर लिख देते हैं अपन पैरामीटर, और इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये वाला पोर्शन मेरे को आपको डिटेल में पढ़ाना है, इसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फिलहाल, कितने टाइप की होती है वगैरह अगर अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसे पहला सिस्टम है क्रिस्टल सिस्टम लेने कि ऐसा हो जाए, सबसे सिंपल वाला होता है A = B = C हो जाए। पहले लिख देते हैं क्यूबिक, पैरामीटर से इधर लिखेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें
उसमें क्या होगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। क्यूब में क्या होता है बेटा, सारी एज लेंथ सेम होती है, एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सारे एंगल भी सेम होते हैं और 90 डिग्री भी होते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल में आप देखें कि ब्रावियस ने इसकी फर्दर स्टडी की कि क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक यूनिट सेल बना ली, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम दे दिया उसने। अब क्यूबिक यूनिट सेल में भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं कि जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो सकती है, फेस सेंटर्ड हो सकती है, ऐसे देखा उन्होंने आगे फर्दर स्टडी से। तो उनको मेंशन कर रहा हूं, लेकिन इनके बारे में पढ़ेंगे अपन बाद में, जस्ट इसके बाद में ले लेंगे उनको। तो 3 टाइप की यूनिट सेल पाई गई, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल को अपन प्रिमिटिव भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ये पहला क्रिस्टल सिस्टम हो गया। इसकी देखो ये अल्फा बीटा गामा और एबीसी से अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल थे वो बता दिए, बट इनकी पर्टिकुलर अलग से स्टडी की गई कि क्यूबिक सिस्टम में भी कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो उस पर अपन आएंगे और ये अपन को पढ़ना ही है। अपना जो सिलेबस है पूरा आईआईटी का, उसमें तो क्यूबिक सिस्टम और एक हेक्सागोनल है, 2 ही क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने हैं अपन को। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, बट हमारा जो सिलेबस है केवल 2 ही पर बेस्ड है, क्यूबिक और हेक्सागोनल पर। तो अपन को ये डिटेल में पढ़नी है काफी, ठीक है। दूसरा हो गया जैसे टेट्रागोनल। देखो टेट्रागोनल में कुछ नहीं है, क्यूब के तो सारे जो एबीसी हैं एज लेंथ सेम होती हैं। इसमें टेट्रागोनल क्या करना है आपको, एक लेंथ को, जैसे मान लो आपने लेंथ और विड्थ रखी है, हाइट चेंज कर दो, लेंथ और विड्थ सेम रखो। मतलब क्यूब है ना, क्यूब, इस क्यूब की डायमेंशन बढ़ा दो। जैसे मान लो ये हाइट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हाइट का है, तो या तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो या इसको कंप्रेस कर दो, बट ये वाली और ये वाली जो है इनको सेम रखो। केवल हाइट को चेंज करना है आपको, एरिया, सरफेस एरिया को, जो नीचे वाला है फ्लोर, उसको चेंज नहीं करना, इस हाइट को एडजस्ट करना है। तो आपको लिख देना है a इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। देखो a और b सेम है बट c बराबर नहीं है, और एंगल्स के साथ अपने कोई छेड़छाड़ की रही है, अपन ने डायमेंशन चेंज, मतलब वो हाइट या कोई एक जो पैरामीटर है लेंथ का, वो अपने चेंज किया है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें भी 2 यूनिट सेल पाई गई, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल पहली और दूसरी बॉडी सेंटर्ड। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। बेटा स्पेलिंग्स देख लेना कोई हो जाए तो। ऑर्थोरोम्बिक में देखें, ऑर्थोरोम्बिक में ये तीनों जो है लेंथ, मतलब जो एबीसी, ये तीनों डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी, बस इतना सा ही है। मतलब इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, इसको चेंज कर दो, अलग अलग कर दो। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, बट एंगल के साथ अभी तक अपने कोई चेंज नहीं किया है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना बेटा, इसको इसी पैटर्न पे याद रखना। आईआईटी एडवांस ने ये जो पूरा टेबल बनाऊंगा ना, टेबल पूरी दे दी थी एज इट इज, मैच द कॉलम में, और 6 नंबर का क्वेश्चन था वो आईआईटी एडवांस में। तो ये याद रखने तरीके, क्यूबिक में सारे देखो अपने अभी तक एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, पहले 3 में क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में। केवल ये जो लेंथ, विड्थ और हाइट है, इनमें चेंज कर रहे हैं। क्यूबिक में तीनों सेम होती है, टेट्रागोनल में लेंथ और विड्थ सेम होती है बट हाइट अलग हो जाती है, इसमें तीनों अलग हो जाती है, ठीक है। इसमें चारों टाइप की यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। टोटल यूनिट सेल 4 टाइप की ही पॉसिबल हैं, सिंपल या प्रिमिटिव, दूसरी बॉडी सेंटर्ड। आप ये मत सोचना सर ये क्या है, आप क्या लिख रहे हो, आएंगे बेटा एंड पे अपन अभी। फेस सेंटर्ड और लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें ये चारों में से कोई 1, 2 या 3 या 4 प्रेजेंट हो सकती है। मतलब इनसे ज्यादा टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। ये टाइप ऑफ यूनिट सेल में मैक्सिमम 4 टाइप की हो सकती है। अब आपको सर आपने सही 3 ही लिखी है ये पर्टिकुलर के लिए, बट ये 3 जो लिखी है पर्टिकुलर किस में एग्जिस्ट करती हैं, क्यूबिक में एग्जिस्ट करती है। ये 2 पर्टिकुलर किस में करती है, टेट्रागोनल में, इसमें 4 एग्जिस्ट करती है। इनके बारे में अपन आएंगे। आगे अपन लिखते हैं रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल को ऐसे मानो आप, जैसे क्यूब है, ये क्यूबिक का एक पार्ट मानो इसको। जैसे क्यूब है, आपने एक बॉक्स ले लिया क्यूबिक, क्यूब शेप का,
अब आपने क्या किया, उसको फर्श पे रख दिया। जैसे मान लो ये फर्श है, इस पर आपने वो बॉक्स रखा हुआ है, ऐसे बॉक्स रखा हुआ है आपने। अब आप उसको ऊपर वाले पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो। तो हमने क्लास 11th की फिजिक्स में पढ़ लिया, वो कुछ स्ट्रेन आएगी उसके अंदर, थोड़ा टिल्ट होगा उधर तरफ। मान लो इसकी डायमेंशंस ऐसे थी, यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा हल्का सा। जो पहले बिल्कुल ऐसे था 90 का एंगल, वो इधर चला जाएगा। ऐसे जो यहाँ पर जो 90 के एंगल पर था वो भी इधर चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा उस तरफ। बेस तो वही रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन ऐसे चला जाएगा। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। वो क्या बनता है आपका, रोम्बोहेड्रल होता है। तो रोम्बोहेड्रल में क्या है कि क्यूब से बनाए, क्यूब से बनाए तो इसकी जो ये लेंथ विड्थ और हाइट तो सेम रहेंगी, बट एंगल चेंज हो जाएंगे। और चेंज भी कैसे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये एंगल तो बराबर ही होंगे। कि देखो मान लो कि पहले 90 पे था, आपने 30 डिग्री शिफ्ट कर दिया, तो ये 30 शिफ्ट हुआ तो वो भी तो 30 शिफ्ट होगा। तो यदि इसका एंगल 60 रह गया तो उसका भी 60 रह जाएगा। तो ये एंगल तीनों बराबर होंगे, बट दे आर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, दे आर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें केवल एक ही होती है बेटा, सिंपल यूनिट सेल सिंपल होती है इसमें। मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह है, मैं 3 और लिखूंगा, तो पहले इनको आप नोट कर लो, पॉज करके इरेज कर दो इनको। देखो भाई, कर दो इरेज। पानी पी लेता हूँ यार, 1 मिनट रुको। अब देखो भाई, अगला लिख रहा हूं मैं, रफ कर दूं इनको, इरेज कर दूं। यहां पे ले लेता हूं 5th ऊपर, 5th यहां ले देता हूं। 5th में ले दिया आपने हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की डायमेंशंस होती है a इक्वल्स टू b बट नॉट इक्वल्स टू c। ये भी अपने सिलेबस में बेटा, 2 ही अपने सिलेबस में, क्यूबिक पढ़ना और हेक्सागोनल पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना अपन। a इक्वल्स टू b बट नॉट इक्वल्स टू c, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और गामा जो होता है बेटा इसमें 120 डिग्री होता है। ये सी डायमेंशंस है, जब इसको पढ़ेंगे अपन तब ये समझ में आ जाएगा वो कैसे है। इसमें भी केवल एक ही यूनिट सेल होती है, सिंपल। 6th है बेटा, मैं इसको इधर ले देता हूँ, मेरे को जगह चाहिए होगी। गामा गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। 6th है मोनोक्लिनिक। इसमें सारी एज लेंथ अलग होती है। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स सी, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। कुछ बुक्स बोलती हैं कि बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है और अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है। कुछ बोलती हैं कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है, और गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस वाले केस में आप एनसीईआरटी चेक करेंगे। एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही आपको याद करना है, क्योंकि आईआईटी एनसीईआरटी को सही मानेगी बस। तो आप इसको देख लेंगे, और इसमें 2 होती हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड। और जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होती है वो होती है ट्राइक्लिनिक। और इसमें होता है ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो इसमें एक ही होती है केवल, सिंपल। तो अब काउंट करो कितनी टाइप के, देखो क्रिस्टल सिस्टम, वापस बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्रिस्टल सिस्टम 7 तरीके के हैं, लेकिन टोटल टाइप के लैटिस कितने तरीके हो गए अपने पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 ब्रावियस लैटिस पॉसिबल है। तो आप इसको यहाँ ले सकते हो, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रावियस लैटिस आर पॉसिबल। ये पूरा काम ब्रावियस ने किया था बेटा।
इतना सारा काम, और ये बहुत ही हाई मैथमेटिक्स से आया बेटा। ऐसे ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन इधर से कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब कैसी कैसी जगह हो सकती है, और इनको उनको पढ़ना है डिटेल में। आपको लगेगा कि वास्तव में सोचने वाले ने कैसे सोचा होगा। चले आगे, ये मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम्स वगैरह के बारे में बता दिया। आप पॉज करके जो भी आपको नोट करना है वो नोट कर सकते हो, बट इसको एक बार मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इसको पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि आईआईटी एडवांस में तो आई चुकी है टेबल, मेंस में भी एक इसमें से कोई भी पूछ लेता है, बताओ इसके पैरामीटर्स पूछ लेता है, इसमें कितने यूनिट सेल्स पॉसिबल है पूछ लेता है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में जो चीज़ मेंशन कर रखी है ना बेटा, आईआईटी हो चाहे नीट हो, वो फ्री है उसको पूछने के लिए, वो पूछेगा ही पूछेगा। फिर यदि कुछ भी एनसीईआरटी मेंशन है तो उसको पूछ सकता है, नीट में भी आईआईटी में भी। अब मैं केवल आईआईटी नहीं बोलूँगा, नीट वाले बच्चे तो देख सकते हैं ना, तो नीट में भी ये होगा ऐसा, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखें भाई, अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बच्चा पार्टी। करें स्टार्ट। हंसी मजाक भी करा करेंगे अपन, अभी तो नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली पता है ना कि ऐसे शुरू से क्लासरूम को पढ़ा नहीं जाता था। तो ऐसे मेरी क्लासेस में जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट वो जानते हैं, बहुत ही फनी क्लासेस होती हैं, बहुत ही उनको हंसाता रहता हूँ। हंसाते हंसाते पढ़ते थे, मतलब हंसते हुए, तो कभी ऐसा बर्डन फील नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे ये मेरा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है वीडियो रिकॉर्ड्स करने का, तो मे बी मतलब 1-2 दिन लगेंगे मेरे को, तो और जब थोड़ा सा बेटर फील करूँगा तो फिर मजाक भी क्या करेंगे। एक्चुअली वो फील नहीं आ रही ना कि जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने कोई नहीं है, तो मैं मजाक भी किससे करूँ। बट आई ट्राई, मैं मतलब मेरी जो नेचुरल टीचिंग है, ऐसा नहीं कि मेरे को मजाक करना नेसेसरी है, पढ़ाई वाले मजाक, मतलब पढ़ते पढ़ते, वो मेरी मतलब खुद की नेचुरलिटी है। तो बहुत जल्दी में भी वो आए और मैं कंफर्टेबल फील करूँगा, और जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे को, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल में देखो, ये अभी भी बोला है मैंने, 4 टाइप की होती हैं। पहला है सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव। दूसरा बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। देख ले बेटा इनको 1 by 1। सिंपल में क्या होगा, कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स सीपी आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। अब देखो भाई, जैसे मान लो ये कोई आपके यूनिट सेल है, और इसके कॉर्नर्स पर, केवल कॉर्नर्स पर ही कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो इट इज सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और देखो सिंपल हर किसी में पाई जाती है, सातों क्रिस्टल सिस्टम में। तो यदि यहाँ पर पैरामीटर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, तो व्हाट इज दिस, इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो सिंपल तो टाइप ऑफ यूनिट सेल है सिंपल, और ये पैरामीटर्स कौन से लेटेस्ट क्रिस्टल सिस्टम को शो करते हैं, क्यूबिक को शो करते हैं, इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यदि मान लो ये ऐसा हो जाता, ये एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूं इसको, पहला ऐसा हो जाता कि दूसरा क्या हो रहा है, ये ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताइए क्या बन जाती, फिर ये रहती सिंपल ही, बिकॉज कॉर्नर्स पर ही है, तो इट इज सिंपल
सिंपल, ये किसके पैरामीटर्स हैं, कौन से क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर्स हैं, अभी तो पढ़ा है ऑर्थोरोम्बिक के। तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, बस ये जरूर ध्यान रखना कि सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, प्रिमिटिव वर्ड लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर होंगे, बस इसके अलावा कहीं नहीं हो सकते। बॉडी सेंटर में क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां पर होंगे, एट ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर एंड बॉडी सेंटर। सारे कॉर्नर्स पर होने और बॉडी सेंटर पर होने। अब वही है, इसको वापस अब बार बार बनाने की खास जरूरत नहीं है। आप सब ब्रिलियंट बच्चे तो हो ही कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही सब पे, एक कॉर्नर्स पे रख दिए मैंने, और मैंने एक ये बॉडी सेंटर पर रख दिए, ये बॉडी सेंटर है। अब ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई। अब ये बॉडी सेंटर किस किस्म पाई जाती है, देखो बॉडी सेंटर अपन ने पढ़ा था क्यूबिक में, आप वो टेबल देखे ना, क्यूबिक में होती है, उससे अगला था टेट्रागोनल उसमें होती है, और एक ऑर्थोरोम्बिक में होती है। तो अब इसकी डायमेंशन यदि a = b = c और अल्फा = बीटा = गामा = 90 हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे अपन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें, यदि a = b = c है और अल्फा = बीटा = गामा = 90 है, तो इसे कहेंगे अपन BCC यूनिट सेल। नाम है ना BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये तो पहला बी बॉडी, दूसरा बी सेंटर्ड, और तीसरा है सी क्यूबिक, सी रिप्रेजेंट फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। ये काफी बार आएगा आपके, मतलब बुक एनसीईआरटी में काफी बार मेंशन है, आईटी के क्वेश्चंस में काफी बार आता है कि बीसीसी यूनिट सेल गिवन है आपको। तो बीसीसी यूनिट सेल मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यों अपने सिलेबस में मोस्टली क्यूबिक पढ़ना है अपन को। ऐसे फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में क्या होना, देखो फेस सेंटर्ड में कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां पर होंगे भाई, एट ऑल कॉर्नर्स, एट ऑल कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर्स। मैं एंड सेंटर को अलग से कर दूंगा, ऑल फेस सेंटर्स। अब आपको पता होगा, जानकर खुशी होगी कि ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, एक फेस है, इसका सेंटर कहीं बीच में होता होगा। तो देखो ऐसे ही मैं इसको बना देता हूं, सारे कॉर्नर्स पे तो होगा ही, और साथ साथ फेस के सेंटर पर भी होगा। सारे कॉर्नर्स मींस लाइक दैट, ये लिख दिए मैंने। अब जैसे ये एक फेस है, ये पर्टिकुलर एक फेस है, इस फेस के सेंटर पर एक मेंशन, जैसे ये लिख दिया। ऐसे ऊपर वाला फेस है, इसके सेंटर पे मेंशन है। ये इधर वाला फेस है, ये वाला पूरा लेट्स, इसके सेंटर पर मेंशन। नीचे वाला है ये, बॉटम वाला, फ्लोर वाला, ये ऐसा हो गया। दो दिखाई नहीं देंगे आपको, ये देखो, ये मैंने लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम वाला लिख दिया। अब फ्रंट वाला जो होगा, फ्रंट वाला ये फेस है तो इस पर आ जाएगा, और बैक वाला इसके पीछे होगा वो आ जाएगा। सभी फेस सेंटर्स पर प्रेजेंट होंगे। यदि a = b = c है और अल्फा = बीटा = गामा है, = 90 डिग्री है, तो बताइए क्या कहलाएगा आपका, FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये यूनिट सेल कहलाएगी भैया आपकी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? जस्ट एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं कट रहा है नहीं कट रहा है, ये वीडियो सही प्रॉपर बन रहा है क्या? यस। देखो अब एक एंड सेंटर बचा है, एंड सेंटर पे भी देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, बेटा रफ कर देता हूं। एंड सेंटर, एंड सेंटर में क्या होगा, अल्टरनेटिव फेस सेंटर्स पर भी होंगे कॉर्नर साथ साथ। एंड सेंटर में कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके कहां पर होंगे, ऑल कॉर्नर्स प्लस अल्टरनेट फेस सेंटर्स। और बेटा क्यूब के अंदर मैं प्रूफ बताऊंगा आपको कि अल्टरनेट फेस सेंटर दो ही होते हैं केवल। जैसे देखो
कॉर्नर्स पर तो है ही है, सब पे ही कॉर्नर्स पर सब में ही आएंगे, कोई सी यूनिट सेल हो। इसमें अल्टरनेट फेस देखो कितने हैं। देखो बेटा, मैं इसको नंबर 1 लिख रहा हूं, ऊपर वाले को 2 और 3, तो देखो 1 और 3 अल्टरनेट है। तो देखो अब 1 ये लिख रहा हूं 4, तो 1 पे ये वाला फेस है, ये 4 और ये 3, देखो तो 1 और 3 भी आपस में अल्टरनेट हुए। अब ये मान लो फ्रंट वाला ले रहे हो, इसको 5 कह दे रहे हो, तो एक फेस हो गया 1 वाला, एक फेस 5 वाला आ गया, और उससे अगला जो चिपका हुआ फेस है वो 3rd वाला आ गया। तो ये देखो, तो माई मीन टू से आपसे कोई कभी पूछे कि क्यूब में कितने अल्टरनेट फेस होते हैं, तो बेटा 2 ही हो सकते हैं बस। आप विजुलाइज करके देखो, आपका फेस आप जिस रूम में बैठे उस तरफ करो, और एक तो आपका फेस की तरफ जो आएगी दीवार, वो एक क्यूब का फेस मान लो, एक आपकी बैक की तरफ, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड, और एक टॉप और बॉटम। लेट से मेरे को प्रूफ करना है कि ये 2 ही अल्टरनेट फेस हैं बस। तो देखो यहाँ मैं नंबर 1 दिया, तो इससे अब आप अपने लेफ्ट हैंड तरफ जाएंगे 2 और 3, तो देखो एक फेस ये, तो इसको मिस करना है लेफ्ट हैंड वाले को, इसको मिस करेंगे तो उसके बाद में वो अल्टरनेटिव आ जाएगा। एक ये है, इसको मिस करना पड़ेगा अल्टरनेटिव के लिए, तो वो सामने वाला आ जाएगा। ठीक है, ये है, आप छत को मिस करोगे तो वही सामने वाला आएगा। ये है, फ्लोर को मिस करोगे तो भी सामने वाला आएगा। मतलब अल्टरनेट फेस सेंटर केवल 2 ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एंड सेंटर यूनिट सेल में केवल ऑल कॉर्नर्स पर रखना है, और 2 कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, अल्टरनेट फेस सेंटर्स 2 ही पॉसिबल है, इन पे रखना है आपको। तो ये आपके एंड सेंटर यूनिट सेल है। एंड सेंटर यूनिट सेल 2 में ही होती है, ट्राइक्लिनिक में होती है और ऑर्थोरोम्बिक में होती है। ऑर्थोरोम्बिक में तो सारी होती है, ये आपके है। ठीक है, अब क्यूबिक में नहीं पाई जाती है, तो आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ोगे कि एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ECC नहीं पढ़ोगे, एंड सेंटर क्यूबिक नहीं पढ़ोगे आप, होती नहीं। क्यूबिक में 3 ही होती हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। और हमारे सिलेबस में भी क्यूबिक और हेक्सागोनल है, तो अपन को ये एंड सेंटर पढ़ने भी नहीं है जाता। ठीक है, ओके, अपन आगे चलते हैं भाई। अब देखो कुछ आपको चीजें क्यूब के बारे में बताता हूं, ये अपन को क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, क्यूब को जान लो, क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में आती है। आपको पता ही है कि अपनी जो टीचिंग है वो बेस्ड ही उस पर है कि बच्चे क्वेश्चन कैसे करें। तो देखो, अब जान लें पहले क्यूब के बारे में। क्यूब क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसी टर्म हो सकती है जिसको आपको जानना जरूरी है टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो देखो भाई, जब भी वो कॉर्नर की बात करेगा तो ये कॉर्नर होगा आपके लिए। ये पूरा जो होगा ये वो कहलाएगा आपका एज। अब वो कभी कभार कहता है एज सेंटर, तो मान लो कि यहां पर कोई कंस्ट्रेंट पार्टिकल रखा हुआ, तो इसको अपन एज सेंटर बोलेंगे। एज सेंटर मतलब ये एज, कोई भी जो 2 कंटिन्यूअस कंस्टेंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको एज बोलेंगे। तो ये पूरा एक एज होगा यहां से यहां तक, और ये एज सेंटर होगा। ऐसे देखो भाई, ये वाला जो पोर्शन है, आप पता है इसको फेस बोलेंगे, अभी भी बोल गए हैं फेस। तो क्वेश्चन बोलता है फेस सेंटर ज्यादा यूज करता है, फेस सेंटर मतलब इस फेस के सेंटर पर। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो फेस सेंटर कहलाएगा, फेस सेंटर। ठीक है, अच्छा भाई, अंदर इसके बिल्कुल मिड में है जो ये पोर्शन होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। अच्छा भाई, एक क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं ये बता दो जल्दी से, देख लो। 8 होते होंगे। एजेस कितने होते हैं बेटा? 12 एज होते हैं, और 6 फेस होते हैं। इनको याद कर लो या फिर आपको आता होगा। बॉडी सेंटर एक ही होता है। ठीक है, अब मैं इसमें और भी एक चीज, एक दो चीजें और बता देता हूं इसमें। देखो भाई, ये एक पर्टिकुलर फेस, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर फेस, ये वाला ले लिया अपन ने, ऐसा वाला, ये वाला फेस ले रहे हैं अपन। इस पर्टिकुलर फेस पे जो अपोजिट कॉर्नर्स को जो लाइन जो मिलाएगी ये, इसे अपन कहेंगे फेस डायगोनल। 1D में एक लाइन है, मतलब इधर से फेस डायगोनल। यदि आप इसको बीच में से ऐसे लेके जाओगे
बॉडी सेंटर से पास करोगे तो ये कहलाएगा आपका बॉडी डायगोनल। ठीक है, टोटल बॉडी डायगोनल 4 होते हैं भाई। यहां से नीचे जा रहा है, यहां से इधर जा सकता है दूसरा, इधर से इधर और इधर से इधर। आप इसको ऐसे देख सकते हो। अपना जो भाई जो डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं, देखो एक जो डायगोनल है कौन सा, बॉडी डायगोनल, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से जा रहा है। टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8 हैं। कितने होंगे? 4 ही होंगे। जैसे मान लो आप जिस तरह आपका फेस है उसका टॉप वाला कॉर्नर लो और इधर का आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले का आपको बॉटम वाला कॉर्नर लो, तो एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, दूसरा बॉडी डायगोनल ऐसे हो जाएगा, इधर का टॉप और इधर का बॉटम। ऐसे ही तीसरा कौन सा हो जाएगा, इधर का टॉप और सामने वाले का बॉटम। और चौथा कौन सा हो जाएगा, इधर का बॉटम और इधर का टॉप। 4 बॉडी डायगोनल हो गए। ठीक है, अब ये तो बंडी में है, लेकिन कभी कभार वो ऐसे बोलेगा आपसे जैसे डायगोनल प्लेन की बात करेगा। तो डायगोनल प्लेन कौन सा आपको लिखना है वो देख लें आप। डायगोनल प्लेन, तो देखो डायगोनल प्लेन ये होगा बेटा, जब भी वो बात करेगा तो इसको आपको डायगोनल प्लेन मानना। दिस इज प्लेन मीन्स 2D, दिस इज डायगोनल प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो क्यूब के बारे में आपको बतानी थी। अगर वो डायगोनल प्लेन होते हैं वो 6 होते हैं। और 6 कैसे होते हैं मैं आपको आगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री वगैरह कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी करानी है मेरे को, तो 6 डायगोनल प्लेन होंगे, वो प्रूफ हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो भाई आपको क्या क्या पता लगा, कॉर्नर्स कितने हैं? 8 हैं, एजेस 12 हैं, फेस 6 हैं, बॉडी सेंटर 1 है, बॉडी डायगोनल 4 हैं, डायगोनल प्लेन्स कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। ठीक है नहीं? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे इनकी कंट्रीब्यूशंस की। या तो आप उसे याद करेंगे या फिर समझ लेंगे, कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जैसे एक पर्टिकुलर क्यूब पर, इस क्यूब पर मैंने एक ऐसी ये स्फेरिकल बॉल रख दी, बिकॉज जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हम उनको एज ए स्फेयर मान के चलेंगे। अभी मत पूछ लेना सर H2 तो स्फीयर होता नहीं, वो तो बैंड शेप का होता है। बेटा वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले गए अपन, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर घुस गए अपन। यहाँ पर अपन मॉलिक्यूल्स का, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो अपन अपने लिए स्मॉलेस्ट पोर्शन यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और उसको अपन रिजिड स्फीयर अज्यूम करना है। तो रिजिड स्फीयर अज्यूम कर लिया आपने। अब इस रिजिड स्फीयर का इस क्यूब के अंदर कितना पार्ट आता है आपको पता है? 1/8 आता है। 1/8 ये तो पढ़ते आए आप। और यहाँ पर देखो मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे करूंगा तो थोड़ा सा मतलब हो नहीं पाएगा 2D में। आप कोई भी मतलब यूट्यूब पे कहते हैं वो क्या कहते हैं एनिमेशन वीडियो देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो कॉर्नर है इस पे यदि कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा हुआ है तो उसका इस क्यूब के अंदर 1/8 पोर्शन ही आता है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, एज का कंट्रीब्यूशन बेटा 1/4 होता है। इसको तो अपन समझ सकते हैं, देखो आराम से कैसे। वो मेरे को 8 क्यूब बनाने नहीं आते एक साथ, मतलब प्रैक्टिस नहीं की कभी मैंने, वरना मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता। एज वाला देखो, ये क्यूब है, इसके किसी भी एक एज पर मैंने यहां पर एक स्फीयर रख दिया। ये पहले फेस पर देख लो, इस फेस पर इस स्फीयर रख दिया। अब मैं एक क्यूब और बना रहा हूं बेटा, तो आप मुझे बताएं जी स्फीयर रखा होगा मान लो, तो ये आधा इधर आएगा और आधा इधर आएगा। जैसे इसको ऐसे समझें आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी कोई भी एक दीवार अज्यूम कर लें जो आपके पड़ोसी रूम से अटैच है, पड़ोसी रूम से या हॉल से अटैच है। अब उस दीवार पे आप मिड में एक बड़ी सी मतलब फुटबॉल लगा दें, बड़ा सा मतलब बैलून लगा दें स्फेरिकल शेप का, तो और उसके सेंटर पर रख दो आप उसको, उस दीवार के सेंटर पे। उस दीवार के सेंटर पे उस बैलून का या फुटबॉल का सेंटर आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मतलब जैसे मान लो ये दीवार है तो बड़ी सारी फुटबॉल इधर लगा दी, उधर थोड़ी सी निकाल दी अपन ना। जो भी आप स्फीयर रख रहे हो उस स्फीयर का सेंटर आना चाहिए इस पे, इस दीवार पे, फेस पे। ऐसे ही जब आप ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर रखोगे तो कॉर्नर पर इस स्फीयर का सेंटर आना चाहिए, ठीक है। एज पे भी जब आप कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखोगे तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रख रहे हो, जिस जगह लोकेशन पर रख रहे हो उस जगह उसका सेंटर टिका होगा यहाँ। तो ये यहाँ पर इसका सेंटर टिका होगा। तो अब मान लो सेंटर जो है स्फीयर का वो आपने रख दिया, तो बताओ आधा स्फीयर इधर आएगा और आधा पड़ोस वाले रूप में जाएगा। तो फेस सेंटर पर भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। एज पर, अब मान लो आपने एज पर रख दिया होता, लेट से आपने एज को
एज ले लो, ये रख दिया भाई, ये ए सेंटर पर रख दिया अपन ने। अब देखो एज पर रखने से क्या हुआ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, यहां पे रख दिया मैंने ये एज पे, इस वाले एज पे रखा हुआ था ये। तो देखो अब ये चूंकि इसका सेंटर मेंशन्ड है इस एज पर, तो सेंटर मेंशन है तो आधा तो आगे नीचे, इन दोनों में मिला के आधा ही नीचे आएगा। और अब चूंकि यहाँ पर सेंटर मेंशन तो आधा ऊपर भी तो निकला रहा होगा, तो उसको ढकने के लिए 2 और चाहिए। तो एज पर जो रखा होगा उसको उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा इन ए क्यूब या इन ए यूनिट सेल। फेस वाले का 1/2 होगा और कॉर्नर वाले का 1/8 होगा। क्योंकि बॉडी सेंटर बिल्कुल अंदर ही है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 अपन लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार आपके लिए। ठीक है, जैसे लोकेशन में, और इधर नंबर और इधर कंट्रीब्यूशन। लोकेशन में पहला है, जैसे आपको लिख दिया मैंने कॉर्नर की बात कर रहा हूं, तो कॉर्नर बेटा नंबर में 8 होंगे, और ये सारी लोकेशंस कहां लिख रहा हूं 4 क्यूब, ये पूरी जो है 4 क्यूब है बेटा, है ना। ये क्यूबिक सिस्टम के लिए, ऐसा नहीं आप इनको अप्लाई कर दो कहीं भी। क्यूब के लिए कॉर्नर्स नंबर 8 है और इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 1/8 पर कॉर्नर। ठीक है, दूसरा होगा फेस के क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 पर फेस। थर्ड एज टोटल 12 होते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 पर एज। कंट्रीब्यूशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन यूनिट सेल ऐसे 1/8, 1/2, 1/4 और 4th बॉडी सेंटर। ये एक ही होता है, इसका कंट्रीब्यूशन एक ही होता है, पूरा अंदर ही होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे ज्यादा मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछ ले नंबर में, कंट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नंबर पूछ ले बॉडी डायगोनल कितने हैं तो आप 4 लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसे। तो बस यही काफी है, इतना ही। तो इनको आप याद रखें, ये क्योंकि क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं अभी कंटिन्यू करूंगा अभी इसको। तो अपन आज इसको ये रखते हैं, और कल जो अपना नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपको आईआईटी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे अपन। आईआईटी नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सिमेट्री एलिमेंट्स जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिमेट्री वो डायरेक्ट आप याद ही रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना वो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है कि अपन आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, कहाँ पर ऑर्गेनिक में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए पीओएस, सीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो पढ़ते हैं। उसका थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा ही पढ़ेंगे उसको। ऑर्गेनिक में जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तभी डिटेल में करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछती हैं ऐसे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मीन्स आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट जो बेसिक पोर्शन था, थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वो मुझे पता नहीं वो बेल बटन होता है उसको आप करते हैं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।